Hello and welcome to this क्लास ऑफ क्रॉनिकल आईएएस। और आज आपको इस कक्षा में हम लोग यूपी पीएससी का जो टेस्ट पेपर हुआ है उसमें से इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने चल रहे हैं। आप जानते ही हैं मैं हूं मनोज जायसवाल और बस डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इधर लिखा हुआ है एनालाइज इंडियाज रोल इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड असेस इट्स रेलेवेंस इन द इवॉल्विंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। तो वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है ना। समालोचनात्मक विश्लेषण करना है और फिर बदलते हुए वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना है। तो आप सबको सबसे पहले ये समझना होगा कि पहली बात इस प्रश्न में क्या बतानी है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है भारत की भूमिका। भारत की भूमिका नाम में तो आप सबको पता है दो ही पक्ष हुए इस उत्तर के। ओनली टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जो फ्रेमवर्क आप बनाएंगे, और देखिए फ्रेमवर्क माइंड में ही बनेगा क्योंकि बहुत छोटा सवाल है। दो ही पक्ष हैं, नैम में इंडिया का रोल और फिर उसके बाद करंट में जो इसका रेलेवेंस है इस पर बात करना। यही दो महत्वपूर्ण बात है। तो बस आपको इंट्रो में क्या करना है, आपको सॉरी इंट्रो में क्या करना होगा, बस शॉर्ट में इसका आंसर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, इंट्रो में आप क्या करेंगे, इंट्रो में आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बड़ा सरल सा इंट्रो है इसका। ठीक, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले बताएं कि नाम क्या है। व्हाट इज नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आप बता सकते हैं कि द नेम ऑफ the term, I would like to say the term NAM was given by the first defense minister of India, VK Menon, है ना। यहीं से शुरुआत कर दीजिए। द टर्म NAM, हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन, term was given by VK Menon, the first डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाउएवर, अब उन्होंने तो केवल नाम दे दिया था, वो स्पीच दे रहे थे, क्या कहते हैं, यूएन में 1953 में। इन 1953 इन हिज स्पीच टू इन यूएन, यूनाइटेड नेशंस, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले भारत के प्रथम रक्षा मंत्री वीके मेनन ने किया। कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ की में दिए गए अपने भाषण में। लेटर, आपको पता ही है, बाद में इन 1954 पंडित नेहरू कहा करते हैं, ये भी आपको पता है, कोलंबो भाषण में, है ना, इन कोलंबो। एंड पंडित नेहरू एक्चुअली पॉइंटेड आउट द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नैम। आप ये भी लिख देंगे। देखिए सीधे आप क्या कर रहे हैं, सीधे बता रहे हैं कि वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसको शुरू करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो रोल, सीधे रोल बता रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इंडिया का रोल क्या हो गया, तो इन कोलंबो स्पीच पंडित नेहरू हैज गिवन 5 principles on the basis of which the this NAM movement can be or would be advocated or has been advocated by him
और वो 5 प्रिंसिपल्स क्या कहलाते हैं उनको लिख दीजिएगा कि वो पांचों के पांचों सिद्धांत को क्या कहा जाता है, पंचशील, है ना। तो आप बता देंगे कि उन सिद्धांतों को क्या कहते हैं, पंचशील कहते हैं। ओके, 5 प्रिंसिपल्स। पंचशील। ठीक, अब आपको पता है पंचशील, आप लिख देंगे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना और उनकी सॉवरेनिटी का सम्मान करना, है ना। तो एकता और नहीं, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का ध्यान रखना, सभी देशों की संप्रभुता और उनकी अखंडता। अब संप्रभुता और अखंडता का ध्यान रखने का मतलब हुआ कि कोई किसी के ऊपर जो है वह इन्वेड ना करे, अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना करे। तो इसी के साथ दूसरा प्रिंसिपल भी बनाया, नॉन अग्रेशन। ठीक, तीसरा, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, किसी के भी घरेलू मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना और आपसी विश्वास बनाए रखना। और फिर कहा गया पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक, तो ये पंचशील आप लिख देंगे और इस तरह से कहेंगे कि साहब, these principles are the pillar of the NAM movement, and India has played a very significant role in the uh, percolation of this NAM। आप साफ साफ आगे लिखेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने का प्रयास किया, भारत ने ही किया। और फिर जब ये आंदोलन चला तो इसका वो एक तरह से फाउंडिंग मेंबर रहा ही रहा। और वो स्टोरी नहीं लिखनी कि फिर वो क्या कहते हैं, क्या इंडोनेशिया आया, ये आया, वो आया, कोई स्टोरी इस प्रश्न में लिखने की जरूरत नहीं है। चाइना भी माना, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो है इसका शुरुआत करने का श्रेय भारत को गया। इसी के साथ एक और चीज बता दें कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात शीत युद्ध के दौर में ऐसा संगठन, नैम जैसा संगठन बनना बड़ा ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके 5 प्रिंसिपल्स आप लिखेंगे। फिर कहेंगे कि कोल्ड वॉर के दौरान ये संगठन उन देशों के लिए बड़ा ही, ये मूवमेंट उन देशों के, संगठन नहीं मूवमेंट लिखेंगे, यह आंदोलन उन देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और आज भी देखें हम तो माना जाएगा, अभी आएंगे प्रेजेंट वाले में भी। तो ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि एक तरफ रशिया और एक तरफ यूएस, तो या तो कम्युनिस्ट बनिए या तो कैपिटलिस्ट बनिए, यही दो ऑप्शन था। तो भारत जैसे और भी देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए और वे जो है चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई वो ना हो। लेकिन क्या नैम का जो पांचों प्रिंसिपल है वो वहां हम देखते हैं पूरी दुनिया का जब चेंज होने लगता है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो क्या ये मेंटेन रहा? तो नहीं रहा, ये अलग बात है। लेकिन वो सफलता और विफलता के प्रश्न में आएगा। हाँ, एक बात, एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा कि हालांकि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाला देश रहा, फिर भी पूर्णतः जो है गुट निरपेक्ष रह नहीं सका। और इसका उदाहरण मिलता है जब हमारी और सोवियत संघ के साथ पंडित नेहरू के ही कार्यकाल में दौरान क्या कहते हैं, भारत रूस की मैत्री संधि हो जाती है। भारत रूस की मैत्री संधि होने के कारण ये माना जाने लगा उसी समय से कि भाई अब लोग अपने हितों का ध्यान रख रहे हैं,
इसलिए व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यक्तिगत संबंध भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन याद रहे वो मैत्री संबंध बनाया तो गया, लेकिन क्या उस गुट में शामिल हुआ गया, ग्रुप में? ठीक है, अमेरिका या रूस के गुट में शामिल हुआ गया तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, गुट में नहीं शामिल हुए, वो व्यक्तिगत संबंध थे। ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो है जैसे ही कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई, सीधे हम आ गए कहा, प्रेजेंट सिनारियो में जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात ऐसा लगा कि दुनिया, ऐसा लगा नहीं बल्कि हो गया, द वर्ल्ड बिकेम आफ्टर कोल्ड वॉर। आफ्टर कोल्ड वॉर आप बताएंगे कि अब जो है बाईपोलर से मल्टीपोलर हो गया दुनिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। ठीक है, और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया तो नाम को भी ये माना जाने लगा कि अब नाम भी जो है कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहा। और दूसरी बात, ड्यू टू, इसके बाद लिखेंगे ड्यू टू the emergence of liberalization, privatization and globalization, अब क्या हो गया, economic interests became more important, economic interests of the countries became more important। और जब आर्थिक जो है हित जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे, तो क्या हुआ, अब रिलेशंस का बेसिस हो गया आर्थिक हित। ठीक है, इसीलिए क्या किया, भारत ने एक संतुलित, एंड दस इंडिया टुक अ बैलेंस्ड व्यू, या बैलेंस्ड अप्रोच, करिए बैलेंस्ड अप्रोच इन द इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति में इसने बहुत ही क्या किया, संतुलित रास्ता अपनाया, जिसके, अब ध्यान दीजिए यहीं पर लिख देना है, in which the basis of NAM remain always remained as a foundation। तो देखिए यहां पर क्या बताना है, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, और जिसके पीछे बिहाइंड द कर्टेन गुट निरपेक्ष बना रहा। ये अलग बात है कि गुट निरपेक्ष देश रहा नहीं, लेकिन गुट निरपेक्ष बना रहा पीछे में। ठीक है, फिर भारत ने बाद में 2006-7 में एक और काम किया था, शायद आप लोग जानते भी होंगे, जिसको कहा गया था न्यू नैम। न्यू नैम, ठीक है, इन 2006-7, सॉरी 2006 2007, न्यू नैम या नैम 2 जिसे कह सकते हैं आप, 2.0 भी कह सकते हैं इसको, न्यू नैम वैसे कहा जाता है। ठीक है, न्यू नैम माने नए पंचशील सिद्धांत बताए गए, जिसमें वो पुराने पंचशील सिद्धांत फाउंडेशन थे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि हम दुनिया के देशों के साथ जो टाई करेंगे, जो रिश्ते बनाएंगे, वो कैसे होंगे, तो वो होंगे इकोनॉमिक, the relations based on the relations
बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जगह पर आप लिख दीजिएगा इकोनॉमी, डिफेंस, ट्रेड, रक्षा, व्यापार, और कल्चरल एंड कल्चरल टाइज। तो अब हमारे संबंध नाम 2 कह रहा है कि इनके आधार पर हम बनाने लगे, और दूसरी बात ये भी कहने लगे, हम करने लगे इनफैक्ट बाइलेटरल, द्विपक्षीय रिश्ते बनाने लगे। बाइलेटरल रिलेशंस, ये भी हमको पता है कि विभिन्न देशों के साथ हमने द्विपक्षीय क्या कहते हैं संबंध बनाना किया शुरू। फिर कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन और कल्चरल आदान प्रदान होने लगा, कल्चरल एक्सचेंज। हमने थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट जो है डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देने लगे, इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट ये भी होने लगा, ठीक है। और मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन भी होने लगा। हम लोग तमाम तरीके के मल्टीलेटरल डील्स में भी जाने लगे। एफटीए वगैरह हो रहा है यूरोपियन यूनियन से, तो क्या हो जाएगा, मल्टीलेटरल हो जाएगा। मल्टीलेटरल मंचों में हम भागीदार बने हैं, क्वाड में हैं, बहुत सारी जगह हैं। तो अब लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा आपका कि भाई इस तरह से देखा जाए तो नाम जो है वह अब रिलेवेंट है कि नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। तो कहना है कि नाम इज still the foundation of foreign policy of India with some modifications। कुछ संशोधनों के या कुछ बदलावों के साथ नाम अभी भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या महत्वपूर्ण वो है, फाउंडेशन है इनफैक्ट, ठीक है। अब कैसे है, तो यह भी इसका प्रासंगिकता को आप स्पष्ट कर दीजिए कि बहुपक्षीय दुनिया में, बहुपक्षीय मल्टीलेटरल वर्ल्ड में क्या हो गया है, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कोई पंचशील वाले सिद्धांत के आधार पर बता दीजिए कि एक दूसरे के पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करे, और अगर किसी तरह का विवाद होता है तो उसका जो है निपटान पीसफुल एग्जिस्टेंस के सिद्धांत के आधार पर करे, ठीक। और इससे एक बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। काम खत्म हो गया। तो वर्तमान परिदृश्य में भी नाम का रेलेवेंस है, ये आप साबित कर देते हैं, ठीक है। यही इतना आपको लिखना है। अब जो है ये बात हो रही है कि एक अगला सवाल जो आपका है, India's approach in engaging with Global South, and discuss how this strategy enhances its position as a major global actor। भारत द्वारा ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव की नीति का विश्लेषण करें और चर्चा करें कि ये किस प्रकार ये भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। यानी कि अगला प्रश्न जो हमारा है वो ग्लोबल साउथ है, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। वास्तव में पहले दक्षिण को ध्यान नहीं दिया गया था, भारत ने ही ग्लोबल साउथ की वैश्विक दक्षिण की वकालत की है। दूसरी बात, यहाँ पर आप कैसे समझेंगे, तो सीधे सीधे अगर आप मैप पे जाएं तो उत्तर और दक्षिण,
लीजिए। और आप देखेंगे कि जो मैप है वर्ल्ड का उसमें उत्तर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है और किसका नहीं है? किसका नहीं है? साउथ का नहीं है। चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं, ये हो, क्या नाम है आपका, उसको क्या बोलते हैं, अरे भाई, पूरा का पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट। तो इन लोगों का विकास नहीं हुआ है। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया का भूमिका क्या है और इंडिया कैसे जो है इसको बेहतर कर सकती है? एक मिनट। नहीं नहीं, नौवा क्वेश्चन तो अभी हुआ ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ चला गया? 8। सीधे 10 आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे उसको भी। इसमें कुछ दिक्कत हो रही है भाई, मैं क्या करूं। 9 दिख ही नहीं रहा है। कर लेंगे हम लोग 9 भी, चिंता ना करिए, पहले ग्लोबल साउथ कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 इसके बाद कहीं भी कर लेंगे। इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो देखिए, इंडिया और ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम नाम के लीडर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर सीधे यहीं से शुरू करना है, ठीक है। एक तरफ भारत जो है क्या रहा है, लीडर इन नाम, ठीक है। मेन नेता हम ही थे नाम के। हम ही ने नाम को आगे बढ़ाया और सब कुछ किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका इंट्रो शुरू होगा कि इंडिया हैज या इज और हैज बीन अ लीडर इन नाम एंड नाउ in global south also. The global south has been advocated by India only. भारत के द्वारा ही ग्लोबल साउथ को जो है एडवोकेट किया गया है। और जो है ग्लोबल साउथ का सबसे मेन मोटो है या विजन है, चाहे जो कह लीजिए, इसको कहते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग। और भारत की विदेश नीति का इस समय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एजेंडा भी है या बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी भी है, दक्षिण दक्षिण सहयोग। यदि देखा जाए तो इसमें ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली दे हैव कॉलोनियल रूल इन देयर पास्ट। दक्षिण के ज्यादातर देशों की स्थिति या इतिहास क्या है, कॉलोनियल रूल सबका रहा है। मींस दे शेयर द कॉलोनियल हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है इन सब के, चाहे वो अब यहाँ पर नाम भी दे दीजिए, द अफ्रीकन, अफ्रीका मतलब द टिंटार अफ्रीका, ठीक है। लातिन अमेरिका, इसका भी यही हाल रहा है। लैटिन अमेरिका के अलावा जो है पूरा का पूरा एशिया, यही हो गया साउथ साउथ एशिया, ठीक है। और इन सब का अपना एक इतिहास रहा है कि यहाँ कॉलोनियल रूल रहा है। अब जो है इंडिया का एंगेजमेंट जो है वो क्या कर रहा है, इसको एक जो है बड़े प्लेयर के रूप में क्या मतलब स्टैब्लिश कर पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगेजमेंट किस तरह का, तो इंडिया इज advocating the engagement between South and South
or you can say with the global south, political, economic एंड कल्चरल आल्सो। कल्चरल तो हमारा ऑलमोस्ट एक ही जैसा हो जाता है, रिलेशनशिप या यूं कहें कि हिस्ट्री, ठीक है। और जो है अब जो है थोड़ा थोड़ा इसमें पॉलिटिकल में लिख देंगे। तो पॉलिटिकल में लिख दीजिएगा कि, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पर। आप पॉलिटिकल में लिख सकते हैं कि भाई मल्टीलेटरल एंगेजमेंट की बात हो रही है, जिसमें शेयर्ड विजन रखना जरूरी है, यह भी कहा गया है। मल्टी लेटरल एंगेजमेंट बहुपक्षीय एंगेजमेंट है, ठीक है, और जिसमें एक दूसरे के साथ जो विचार वगैरह हैं वो साझे हों, साझे दृष्टिकोण के साथ, बहुत पतला हो गया, साझे दृष्टिकोण के साथ, ठीक, पॉलिटिकल में। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल में जो प्रयास किया जा रहा है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स। ये बता देंगे आप अगले पॉइंट में, ठीक है। और साथ ही साथ अदर इंस्टीट्यूशंस में, तो अदर इंस्टीट्यूशन में आईएमएफ हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, इनमें भी रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। और इन क्षेत्रों से भी अस्थाई सदस्यों को, परमानेंट सदस्यों को रखने की बात की जा रही है, ठीक है। और फिर भारत ने ऐसे कई एंगेजमेंट्स किए हैं जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, कैरिकॉम बनाया है, कैरिबियन जो है कमेटी के लिए, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी या यूं कहें कि एंगेजमेंट भी शुरू हो गए हैं। इकोनॉमिक में भी आपको बताना होगा, थोड़ा थोड़ा ही बता सकते हैं क्योंकि आप ज्यादा लिख नहीं सकते, 125 वर्ड में उत्तर को, नहीं 10वां क्वेश्चन, हाँ तो 125 वर्ड में लिखना है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि G77 1964 से ही, फिर हम लोगों ने WTO में एक दूसरे के हितों को रखने के लिए पहले G20 वगैरह बनाया था, उसके बाद उसको और आगे बढ़ाया है, ठीक है। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इंडिया इसमें भी कर रही है, ठीक है ना। और एक और बड़ी बात है कि भारत की कंपनी, भारत जो है अफ्रीका में बहुत सारा, सॉरी पूरे के पूरे साउथ रीजन में ठीक ठाक निवेश कर रही हैं भारतीय कंपनियां, ठीक है। भारत ने एक और प्रस्ताव दिया है ग्लोबल डेवलपमेंट कंपैक्ट का, ठीक है। कहा है कि ग्लोबल डेवलपमेंट कंपैक्ट बनाना चाहिए, ये भी बता दीजिए, ठीक है। तो भारत कहता है कि जो दक्षिण है ये चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज है और बहुत से देश तो इसमें बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ बहुत ही फेयर डील होनी चाहिए। फेयर जो है क्या कहते हैं, रिश्ता भी बनाया जाना चाहिए, खास करके ये क्या आपका ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के जहां तक बात है, और फिर सब्सिडी वगैरह का जो मसला है उस पर भी। अब यहाँ पर एक बड़ा फायदा है, अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे साउथ में यानी कि ग्लोबल साउथ में इंडिया क्यों बेहतर स्थिति में लीडर के रूप में क्यों निकल सकता है, तो इसका आप कारण बताएंगे कि चाइना जो है ये क्या कर रहा है, डेट के थ्रू, लोन के थ्रू इनकी बर्बादी की स्टोरी लिख रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फेसिंग द डेट डिस्ट्रेस as मेड बाय चाइना। आप सीधे कह दीजिए जैसा कि चाइना ने उनको डेट डिस्ट्रेस में डाल दिया है,
तो अगर जो है भारत क्या करे, भारत इनके डेवलपमेंट के लिए कोई एक अच्छा फंड और इन्वेस्टमेंट को ला सकता है या इसको बढ़ावा दे सकता है, तो इन्हें डेट डिस्ट्रेस से निकलने में सहायता मिलेगी। तो अब क्या कर सकते हैं, लीडर कैसे बनेगा इंडिया, तो लीडर बना दीजिए इसको। पहले जरा हम देखें पेज की स्थिति क्या है। अगला सवाल आ जाएगा तो यहीं पर करना पड़ेगा इसको। हम्म तो इंडिया को हम लोग क्या करते हैं, इंडिया को हम लोग बना देते हैं इसका लीडर। कैसे बनेगा लीडर, तो यहाँ कुछ जगह, अरे हम्म क्या क्या कर सकते हैं जल्दी से बता दीजिए। एक वही डेवलपमेंट फंड बनाया जाना चाहिए, साउथ डेवलपमेंट फंड बना दो, ठीक है। इसको कहा जाए, इसका नाम दे सकते हैं आप ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड। फिर भारत और इनके साथ ट्राइलेटरल एंगेजमेंट होना चाहिए। ट्राइलेटरल पार्टनरशिप का मतलब हुआ त्रिपक्षीय साझेदारी, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप। ये कैसे संभव होगी, तो यानी कि इंडिया तो रहेगा ही, प्लस नॉर्थ प्लस साउथ, इसको आईएनएस शॉर्ट में आप कह सकते हैं, इंडिया नॉर्थ एंड साउथ तीनों के साथ। और नॉर्थ से इनके रिलेशंस को, इनके रिश्तों को मतलब मेंटेन कराने में इंडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है, ठीक है। फिर और क्या किया जा सकता है, तो ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व देने के लिए ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया जा सकता है, आसियान का एक्सपेंशन किया जा सकता है। ये अपने आप क्या हो जाएगा, साझेदारी बढ़ने लगेगी। और क्या हो सकता है, इधर लिख देंगे हम, और क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर को और बढ़ावा देना चाहिए, सॉफ्ट पावर। और आप, हमने देखा कि कोरोना के दौरान भारत ने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था, ठीक है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी बनाया जा सकता है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अगर इंडिया इन सब को करने में सक्षम हो जाए तो संभवतः यह हो सकता है कि भारत जो है आगे निकल जाए। क्लियर है। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन रह गया था, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। वो इंडिया एफटीए है, ठीक है। देखते हैं वो गया कहाँ। ये आया नाइन्थ, यहाँ है। यूरोपीय भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करें। और यहाँ लिख गया ये, हम्म, चलिए, मुक्त व्यापार समझौता करते हैं इसको। कोई खाली पेज देख लेते हैं, वही करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, इसी में कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 हम यही कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है किसका,
FTA का, ठीक है, FTA का, FTA, अवसर, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस करने हैं। यही करना है ना। हाँ, गुड, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। चलिए, ये सवाल बड़ा आसान है, बहुत इसमें कुछ है ही नहीं। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, डिसाइड किया कि हम आपस के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, मुक्त व्यापार समझौते को क्या करेंगे, मुक्त व्यापार समझौते का, ये क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, 9, समझौते का को कंक्लूड करेंगे, पूर्ण करेंगे, इस पे हस्ताक्षर वगैरह करेंगे। दरअसल भारत और यूरोपियन, अब आप इंट्रो लिखना शुरू करें, बहुत शॉर्ट में लिखना है, पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस बताना है, बस इंट्रो शॉर्ट में लिखना है। तो भारत ने क्या किया, 125 शब्दों में लिखना है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये मुक्त व्यापार समझौते की बात शुरू हुई थी 2007 में, लेकिन ब्रेक्सिट के कारण ये रुक गई थी, ठीक है, ब्रेक्सिट के कारण ये रुक गई थी। अब इसको फाइनली कंक्लूड करने जा रहे हैं। फायदा क्या है इसके, विजन क्या है, या इसके साथ सोचा क्या गया है, तो ये माना गया है कि एफटीए अगर यूरोपियन यूनियन के साथ होता है भारत का, तो भारत का ये सबसे बड़ा एफटीए होगा, द बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एनी, अब इसमें तो एक कंट्री नहीं है, पूरा का पूरा यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या फायदा होगा, मार्केट एक्सेस बढ़ जाएगा, बाजार की पहुंच बढ़ेगी, फिर ट्रेड बैरियर खत्म हो जाएंगे, टैरिफ का झंझट खत्म हो जाएगा, बाइलेटरल ट्रेड बढ़ जाएगा, और माना गया है कि बाइलेटरल ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि भारत का पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ एक जो है अ, व्यापार का इस प्रकार का समझौता हो जाएगा जिससे भारत की कुछ अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी, ठीक है, दूसरे देशों की बाजार पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। अब इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सीधे आ जाइए पॉसिबिलिटीज पर, उसके बाद चैलेंजेस, संभावनाएं। तो पहली संभावना, जब मैं ऊपर की ओर तीर बनाऊंगा तो समझिए बढ़ने की बात है, मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर 2, नंबर में लिख दे चाहे जैसे लिख दे, विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में क्या होगा, ग्रोथ होगी, ग्रोथ इन की सेक्टर्स, कुछ मुख्य क्षेत्रों में बेहतर हमारी समृद्धि या ग्रोथ होगी, बढ़ेगा, ठीक है, जैसे फार्मा, आईटी एंड अदर सर्विसेज, खास करके सर्विस सेक्टर में चूंकि हम लीड कर रहे हैं बहुत ज्यादा जगह पर, तो हम बहुत अच्छे से इसमें आगे बढ़ सकेंगे। एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड में भी हमको अच्छा बाजार मिलेगा, ठीक है, और जॉब क्रिएशन होगा और आर्थिक विकास होगा, जॉब क्रिएशन, ठीक है, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो होता ही होता है, ये आपको बता देना।
ये तो हमारे लिए फायदा है, यूरोपियन यूनियन के भी फायदा हो सकता है, उसकी भी भारत के बाजार तक बहुत अच्छी पहुंच बनेगी। ठीक है, स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट उसको भारत में मिलता है और बेहतर मिलेगा। उसके लिए क्या होगा, उसकी जो सप्लाई चेन है उसका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, उसकी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता आ जाएगी, विविधीकरण हो जाएगा। और जो रेन्यूएबल एनर्जी के तमाम सारे प्रोजेक्ट हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो सहयोग है उसमें बहुत ज्यादा उसको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसमें वो बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, और फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी यूरोपियन यूनियन भारत के साथ पार्टनरशिप कर सकेगा। अब क्या क्या चैलेंजेस, चुनौतियां, चुनौतियों की जहां तक बात है, चुनौतियां आती है लोगों की अपेक्षाओं के कारण। तो चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि अपेक्षाएं बहुत हैं। तो पहली है यूरोपियन यूनियन की मांग, यूरोपियन यूनियन की मांग के कारण चुनौती है, और बाद में हमारी मांग के कारण यूरोपियन यूनियन के सामने चुनौती होगी। ठीक है, लेकिन जो है दोनों पर आपसी सहमति ऑलमोस्ट बन गई है, क्योंकि ये कंक्लूड होने वाला है। ईयू कह रहा है कि भैया शराब पर और स्पिरिट पर बहुत जो टैरिफ है उसको कम करिए, टैरिफ को कम करना है, बहुत न्यूनतम करने की बात कर रहा है। ठीक है, आप जानते हैं विदेशी मदिरा तो आपको पता ही है। तो कह रहे टैक्स अपने यहाँ अपने डोमेस्टिक मार्केट में कम करिए, टैरिफ तो कम करिए कम करिए। फिर कह रहे टैक्स कम कीजिए कहाँ, टैक्स रिडक्शन कीजिए कहाँ, अपने घरेलू बाजार में। और यहाँ बड़ा चैलेंज आ जाता है, हम सब जानते हैं कि ये विषय होता है राज्यों का, स्टेट सब्जेक्ट है ये। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण sorry, हाँ, सॉरी, ये एक चुनौती है। दूसरा वो कह रहा है भैया कि हमारा रोबस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेंटेन रहना चाहिए। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेंटेन कैसे रहेगा, कुछ क्षेत्रों में जैसे फार्मा में तो हम जेनेरिक मेडिसिन बनाते ही बनाते हैं, आपको पता ही है। हाँ? और जेनेरिक मेडिसिन अगर हम बनाएंगे तो उसको दिक्कत होगी, वो कहेगा कि आप जो है हमारे आईपीआर की तरफ छेड़छाड़ कर रहे हैं। खैर, इस पर भी बातचीत चल रही है, आईटी के मामले में भी बातचीत चल रही है। अब भारत की क्या डिमांड है, भारत कह रहा है साहब आप लोग ना डाटा की हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे, डाटा प्राइवेसी मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, भारत कह रहा है। भारत की डिमांड, डाटा जो है सिक्योरिटी चाहिए हमको, खास करके हमारे आईटी सेक्टर में। और ये एक बड़ा चैलेंज है, आप सब जान रहे हैं। और कह रहे हैं हम कि हमारे आईटी सेक्टर को, दूसरी डिमांड हमारी क्या है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ ज्यादा ताकतवर है, डिमांड तो हम वहीं की ज्यादा करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर को इजी एक्सेस दीजिए आप अपने यहाँ सर्विस मार्केट में, इजी एक्सेस, आसान जो है पहुंच आप अपने जो है आईटी मार्केट में हमको दीजिए। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका आ गया है प्रोटेक्शनिज्म वाले में। ठीक है, फिर हम लोग कह रहे हैं कि भैया हमको वीजा की समस्या से थोड़ा निजात दिलाइए,
वीजा प्रक्रिया को सरल कीजिए। हमारी ये भी डिमांड है। और इन मुद्दों पर दोनों देशों में, मतलब दोनों देशों नहीं, दोनों पक्षों कहा जाए, क्योंकि वहां तो कई देश हैं, तो यूरोपियन यूनियन में भी और भारत में भी आपस में क्या है, थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति है। देश के भीतर जो है दबाव बहुत है, देश के भीतर के दबाव के कारण थोड़ी सी चिंता है दोनों देशों को, ठीक है, कि इसे कैसे कंक्लूड किया जाए। लेकिन आपका उत्तर यही समाप्त हो जाएगा कि ये चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से जो है, इन चुनौतियों के संबंध में एक उचित समाधान ढूंढ लेने के पश्चात यह संपन्न हो जा रहा है, और संपन्न हो भी जा रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। दोनों देश मिल बैठ करके इस पर बात कर लेंगे और फिर मामला सेटल हो जाएगा। तो इसमें यही इतना। एक और जो है 3 प्रश्नों का और एक क्लास आपको मैं जल्दी ही दे दूंगा, 18th 19th एंड 20, कल वो भी मिल जाएगा। थैंक यू।